हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग फिनोसिया बायोटेक के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया गया है कि फिनाटेक बायोटेक का करंट चार्ट पैटर्न में कौन सा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी वाला वीडियोस देखना पसंद करते हैं या अपॉर्चुनिटी वाला वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यह वीडियो यूट्यूब के एक रिक्वेस्ट के द्वारा मैं बना रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस मुझसे तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग करंट चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम लोग पहले लॉन्ग टर्म चार्ट को समझते हैं। देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस पिछले साल से एक लगातार बेयर ओएज के अंदर था और इसने बेयर ओएज की तरह नीचे आने की कोशिश किया है, जहां पे इसने 4 स्पाइक को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया है और उसके बाद एक बेयर फ्लैग की तरह ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जो बुल वेज या बेयर वेज होते हैं वो जहां से स्टार्ट होता है, जब वो रिवर्स करता है या रिवर्सल पैटर्न उसके अंदर क्रिएट होता है, वो उसके आसपास जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने यहाँ से एक बड़ा वेज का फॉर्मेशन किया है, टोटल चार्ट में आप देख सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो यहाँ पे टॉप तक आने की कोशिश करेगा, अगर उसका फिनेंशियल सपोर्टिव है और उसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव है तो। और नेक्स्ट जो इसका है वो यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है, यानी कि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये इसका नेक्स्ट टारगेट पॉइंट हो सकता है। और इसका जो फाइनल टारगेट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है, यानी कि अगर ये यहाँ पे रिवर्स करता है तो नेक्स्ट जो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा वो इस पॉइंट तक पहले आने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से सक्सेसफुली ये ब्रेकआउट करता है और फर्दर ये कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है और उसके बाद सेम सिचुएशन या सेम पैटर्न फॉलो करके वो यहाँ तक और यहाँ तक भी आ सकता है। तो अभी हम लोग समझते हैं कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न के अंदर क्या स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के जो करंट चार्ट है यहाँ पे एक और वेज क्रिएट हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट स्पाइक, सेकेंड स्पाइक एंड थर्ड स्पाइक। उसके बाद इसने एक अपर बॉटम बनाया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि इसने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी, अगर हम लोग इसे एक स्पाइक पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्पाइक भी इसने क्रिएट कर लिया है और उसके बाद इसने फर्दर एक पुल बैक किया है। और जनरली मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है या चार्ट में दिखाया है, एक चार्ट का जब रिवर्सल होता है या कोई भी चार्ट के अंदर कोई भी पैटर्न जब क्रिएट होता है वेज का, वो जनरली 3 स्पाइक का फॉर्मेशन करता है या 2 लेग के अंदर वो अपने टारगेट तक पहुंचता है। जनरली इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है। तो ऑलरेडी इसने 2 स्पाइक कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद एक बड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पुल बैक किया है, जहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे और एक बुल फ्लैग की फॉर्मेशन कर रहा है। और जनरली एक बुल फ्लैग का पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और एक बेयर फ्लैग का पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ये बुल और बेयर फ्लैग के वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर अभी ये यहाँ पे एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है तो इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, मगर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम चलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 60 to 70% टाइम अगर कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसे ही हम लोग मान लेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है 60 to 70% चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे और अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो 146 तक वो हिट करे और फर्दर अगर इसे तोड़ता है तो यहाँ पे इसके टॉप तक भी जा सकता है, यानी 160 के आसपास भी ये जा सकता है। मगर इसका जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो 146 तक का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, मगर ये ऑलरेडी 2 स्पाइक को क्रिएट कर चुका है और ये नेक्स्ट और एक फाइनल स्पाइक को क्रिएट करेगा अगर इसे रिवर्स करना है तो।
और अगर इसे रिवर्स नहीं करना है, फर्दर ब्रेकआउट करना है, तो यहाँ पे जाके ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इस टॉप में आकर और फर्दर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन देखने को मिल सकता है कि ऊपर ये कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है। मगर करंट सिचुएशन में हम लोगों को वर्स्ट केस समझ के चलना है, यानी कि अगर सबसे खराब होता है तो वो क्या हो सकता है। तो अगर सबसे खराब हो सकता है तो यहाँ पे 146 तक ये आ सकता है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो 121.05 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या उससे थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं और आप बाय करेंगे 129.55 के आसपास। मगर ये जो ट्रेड है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा बेयरिश है। आप जानते हैं 2-3 दिनों से निफ्टी का प्राइस गिर रहा है, तो यहाँ पे ये भी और एक कंसर्न है। हालांकि इसने फर्स्ट टाइम अपना जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक किया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद ये फर्दर यही कोशिश करेगा कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा ये गिरे और उसके बाद ये इस टॉप के आसपास आने की कोशिश करेगा। और अगर ये यहाँ पे आता है और उस टाइम पे अगर इस कंपनी का शेयर ऊपर मूवमेंट करता है तो तब ये टेक प्रॉफिट हिट करने का चांसेस हाई हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर निगेटिव रहेगा तो इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अगर वो वीक होता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो फिनेंशियल बायोटेक का फिनेंशियल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये इसे झेल पाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है यही हम लोगों को कह रहा है। देखिए एक कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा चीज कह देता है अगर हम लोग कोई भी फिनेंशियल्स को नहीं देखते हैं तो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तभी उसको अच्छा प्राइस देते हैं जब उसका फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या फ्यूचर जो सेल्स वगैरह है वो अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो ओवरऑल मार्केट अगर इसे खराब प्राइस दे रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़े से टाइम के लिए कोई भी स्टॉक गिरे तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन माना जाएगा। अगर वो लॉन्ग टाइम से गिर रहा है तो उसके अंदर जरूर कोई फंडामेंटली डिस्प्यूट है, या उसके अंदर आने वाले टाइम में प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि सेल्स और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा घट जाए। तो यहाँ पे इस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर रहा था, और ये हम लोग समझ के आगे अगर चले तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा वीक है। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग भी लेते हैं अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। और अगर इस सिचुएशन में आप लोग ट्रेड लेते हैं तो 1.96 का प्रोबेबिलिटी बन जाता है, यानी अगर आप लोग ₹1 रिस्क पे डालेंगे तो ₹1.96 का आप लोगों का रिटर्न मिल सकता है। मगर ये जो ट्रेड है ये थोड़ा रिस्की है, इसे मान के आप लोग चलिए। अभी बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में कि फिनेंशियल्स के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे माइनस पे है और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। इससे हम लोगों को पता चलता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है। और यहाँ पे कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल है वो थोड़ा घट रहा है। कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म जो डेट है वो थोड़ा कंपनी ने कम कर दिया है, और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो भी कंपनी ने कम कर दिया है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा बात है। नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे बन रहा है वो पिछले क्वार्टर में माइनस में था, उससे पहले 2 क्वार्टर में इसने प्रॉफिट कमाया है। मगर यहाँ पे और एक बात बता दूं, ये जो प्रॉफिट है ये एक्सेप्शनल आइटम से आ रहा है। हालांकि कंपनी इसके अंदर क्या चीज बेच के, यानी हो सकता है कोई भी एसेट बेचा है, हो सकता है कोई भी ब्रांड बेचा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप इतना बड़ा प्रॉफिट देख रहे हैं ये कंपनी ने अपना एक ब्रांड, उसका फॉर्मुलेशन और उसका जो ब्रांड ट्रेडमार्क है ये सब कुछ बेच के यहाँ पे ये प्रॉफिट लाया है। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। देख सकते हैं आप इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का 6.13 करोड़ है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो पिछले 2 साल से बढ़ा है, और यहाँ पे उससे पहले 256.47 माइनस में था, और उससे भी पहले ये धीरे धीरे कम हो रहा था। तो इसी टाइम पे कंपनी ने अपना जो है एक ब्रांड बेच दिया था, और उसके बाद कंपनी ने अपना जो टेंजिबल एसेट है वो भी बेच दिया था, और उससे पहले भी कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट था थोड़ा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी था। जो कंपनी ने उस एसेट को बेच के यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कवर किया है, और उसके बाद कंपनी के अंदर अच्छा खासा कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट आया है, यानी कि कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल है।
तो करेंट ईयर में भी कंपनी ये ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू को देखें और उसके साथ साथ उसके एक्सपेंसेस को देखें तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है नेट प्रॉफिट। तो ये पैसा कहाँ से आया है, हम लोग इसे मान सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम से आया है। और बीएससी के वेबसाइट में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के अंदर 277 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम से आया है। तो यहाँ पे कंसर्न की बात ये है, कंपनी के रेवेन्यू से कोई भी नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपनी अपना जो एसेट है उसे बेच के या एग्जिस्टिंग जो ब्रांड्स है उसे बेच के यहाँ पे प्रॉफिट ला रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको ये सारा चीज देखना होगा। और उसके साथ साथ एक कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब हो सकता है कंपनी शॉर्ट टर्म में अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर क्या उसका जो नेट प्रॉफिट माइनस में है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके केस में धीरे धीरे ये कम हो रहा है, मगर कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन अभी भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कंपनी के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे कंपनी एक अच्छा रिटर्न हम लोगों को दे सकता है। और अगर आने वाले टाइम पे कंपनी अगर एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस भी करता है तो कंपनी के लिए ये एक टर्न अराउंड होगा, जो एक इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोड्यूस करके दे सकता है, क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड बहुत दिनों से है और कंपनी उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पा रहा है एनुअली। तो ये भी एक कंसर्न की बात है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कंपनी के अंदर अगर शॉर्ट टर्म कोई भी प्रोबेबिलिटी मिलता है तो आपको लेना चाहिए, मगर लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और यहाँ से कंपनी एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर सकता है। हालांकि इसने अपना जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड अगर कंपनी अपने फिनेंशियल्स में क्रिएट करता है तो यहाँ से रिवर्सल का एक चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मुद्दा मामला यही है, कंपनी के अंदर काइंडली स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, मगर वो थोड़ा रिस्की है। जिस तरीके से मैंने एंट्री और एग्जिट बताया है आप उस तरीके से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, मगर पोजीशन थोड़ा छोटा होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा सुधरने दीजिए। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अचानक इमर्ज होता है तो वहां पे ही पहले अपडेट दिया जाता है, बाद में वीडियो बनता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।